चलिए बेटा, है ना, लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में था और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में था। दो कंडीशंस आपको बता दी थी। जो तीन ब्रैकेट्स होंगे, तीन में से अगर किसी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम हो तो वहां पर सिमेट्री मिल जाएगा आपको और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा आपको कंडीशन ये बताया था कि तीन ब्रैकेट में से अगर कोई दो ब्रैकेट सेम हो तो भी वहां पर सिमेट्री मिल जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, हम उसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन केसेस। सबसे पहला केस देखें, MA6 टाइप का केस आपको दिया सपोज, है ना। एग्जांपल कैसे आएगा एग्जाम में, सपोज MA6 ना देकर आपको दिया CONH36 Cl3। Cl3 का तो कोई काम नहीं, हमें मेन कॉम्प्लेक्स से मतलब है। तो कोबाल्ट आपका मेटल हो गया। NH3 इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड को स्मॉल ABCD से हमने रिप्रेजेंट किया था और 6 के 6 लिगेंड सेम है तो 6 NH3 है, तो MA6 टाइप का केस हो गया, है ना। MA6 में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। कितने ब्रैकेट्स बनेंगे? 3। A6 को लाइन से बिछा दो लिगेंड्स को, AA, AA और AA। ठीक है, अब GI के लिए क्या करना था, एक ब्रैकेट को फिक्स कर दो और बचे हुए जो है उनको शफल करके देखो। क्या शफल करने पर कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो तीनों ब्रैकेट में AA 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 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे 0 और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए क्या बताया था, OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, OI चेक करने के लिए क्या बोला था, क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है, किसी भी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है क्या? यस, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। तो GI भी नहीं है, OI भी नहीं। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस दे रखा है और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कैन नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो क्या MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स? उसका आंसर हो सकता है यस। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन है। AA डायगोनली ऑपोजिट, दूसरे ब्रैकेट का AA डायगोनली ऑपोजिट, तीसरे ब्रैकेट का AA डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तीसरे को यही बनाए, कहीं भी बना सकते हैं, बस डायगोनली ऑपोजिट होने चाहिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द सेकंड केस, MA5B। टेबल आपको ऑलरेडी शो कर दिया था मैंने प्रीवियसली, है ना, उसी के टेबल के केसेस ले रहे हैं। MA5B, MA5 मोनोडेंटेड 5 एक जैसे और एक मोनोडेंटेड अलग है, तो MA5B। ठीक है, अब देखिए तीन ब्रैकेट्स बनेंगे, तीन ब्रैकेट्स बनेंगे। ठीक है, तीन ब्रैकेट्स में A5B को लाइन से बिछा दें, AA AA AB, ये हो गया A5B। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है, एक ब्रैकेट को फिक्स कर दो। चलो AA को फिक्स कर दिया, अब इनको शफल करके देखो, आप कर लो जितनी मर्जी आए, इसको फिक्स कर लो, इनको शफल कर लो, वापस रिपीट होगा। इसको फिक्स करके इन दोनों को शफल कर लो, रिपीट होगा। इसको फिक्स करके इनको शफल कर लो, रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? दो ब्रैकेट्स में, तीन ब्रैकेट हैं, तीन में से हर बार दो ब्रैकेट में AA मिलेगा। क्या मिलेगा? AA AA मिलेगा दो ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में AB मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। मतलब यहां पर आप कुछ भी कर लो, कितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 0, कोई ज्योमेट्री में चेंज नहीं आ रहा। क्या एक ब्रैकेट के दो लिगेंड सेम है? यस, इसका मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड केस देख रहे हैं, MA4B2। कौन सा केस ले रहे हैं? MA4B2। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट केस है काफी ज्यादा। जैसे MA2B2 स्क्वायर प्लेनर में, है ना, जहां पर सिस और ट्रांस पढ़ा था, सिस प्लैटिन बताया था, वैसे ही केस है। ठीक है, MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको दिया। ठीक है, अब देखें क्या करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लिया आपने, तो कितने ब्रैकेट्स बना दे बेटा? 3 ब्रैकेट्स बना दे। ठीक है, A4B2 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिगेंड्स आ गए। A4B2 लाइन से आपने अरेंज कर दिया। अब क्या करें, एक ब्रैकेट को फिक्स कर दें। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने समझाना चालू किया था तो मैंने यही केस लिया था। ठीक है, AA को फिक्स कर दिया, AB AA और BB को आपस में शफल करेंगे तो एक केस बन सकता है AB टाइप का। ठीक है, इसके अलावा आप किसी को भी फिक्स करके किसी को भी शफल कर लो, ये दो के अलावा तीसरा केस नहीं मिलेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है तो मैं ऑलरेडी शो कर दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखेंगे, आपको सिर्फ दो केसेस मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब है ये दो केस बनने का मतलब है दोनों अपने आप में अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, इसीलिए यहां पर GI2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 2। यहां पर देखे BB साथ में, यहां पर कहीं पर BB साथ में नहीं है, यहां 2 बार AA साथ में है, यहां पर एक ही बार AA साथ में, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ गया। ऊपर कहीं पर भी AB नहीं है, नीचे AB दिख रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ ज्योमेट्री में चेंज आया है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो बना के देख लेते हैं पहले इसको। ठीक है,
ये डॉटेड लाइन, ठीक है, एक केस ये, और जो दूसरा वाला भी बनेगा, दो जीआई है, तो इसीलिए दोनों को शो कर दे रहे हैं बेटा किस तरह से बन रहा है। देखिए ये बन गया। अब पहले वाले को ए डायगनली ऑपोजिट, ए डायगनली ऑपोजिट एंड बी डायगनली ऑपोजिट, एक तो ये केस बन गया। दूसरा वाला देखो, ए डायगनली ऑपोजिट, ए बी डायगनली ऑपोजिट, ए बी डायगनली ऑपोजिट, दूसरा केस ये बन गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें विथ रिस्पेक्ट टू बी में अगर बात करूं, विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करूं, है ना, तो बी और बी कितने एंगल पे दिख रहे हैं? 180 पे होने का मतलब है कौन सा आइसोमर कहलाएगा? ये ट्रांस आइसोमर। विथ रिस्पेक्ट टू बी मैं बात कर रहा हूं, ट्रांस। यहां पर देखो बी और बी कितने एंगल पे दिख रहे हैं आपको? बी और बी कितने एंगल पे दिख रहे हैं आपको? 90। इसका मतलब है ये कौन सा आइसोमर बनेगा बेटा? सिस आइसोमर, है ना। केवल जो आमने सामने होते हैं उन्हीं को 180 पे रखा जाता है, माना जाता है, वो एंगल ही 180 होगा। लेकिन जो आसपास होंगे या जो आमने सामने नहीं होंगे वो कितने एंगल पे मिलते हैं? 90। जैसे ये और ये आमने सामने तो नहीं है, तो ये दोनों कितने एंगल पे? 90, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। 2D में आपको दिख सकता है कि ये 90 नहीं है या ऐसा कुछ, पर ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिस और ट्रांस, दो आइसोमर बने, सिस और ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू बीबी। अब सुने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए कैसे चेक करते हैं। क्या इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में क्या किसी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस। इसका मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस में देखिए, क्या इस वाली ज्योमेट्री में किसी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस केस में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, ऑप्टिकल आइसोमर्स 0। आ रही बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट केस लेते हैं, MA4BC, सेम यही है, बस B2 दो सेम मोनोडेंटेट के बदले दो अलग अलग मोनोडेंटेट हो गए। तो क्या हुआ, यहां जैसे मैंने B और B लगाया ना, बस इसके बदले क्या आएगा? BC, और यहां भी क्या आ जाएगा? B और C, और कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं क्या कंडीशंस बनेगी। एग्जांपल आपको दिया हुआ है। पहले कितने ब्रैकेट बना देंगे बेटा? 3। A4BC अरेंज कर दीजिए, A1 A2 A3 A4 B एंड C, ये बन गया A4BC। अब क्या करना है? एक ब्रैकेट को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दिया, और इसमें शफल कर लो। इसमें शफल करने पर कुछ ऐसा हो जाएगा, AB AC, बस यही हुआ, ठीक है। AB के बदले AB और एक AC आ गया, और कुछ भी नहीं। आप कितना भी आप इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, कोई चेंज नहीं आएगा। या तो ये बन जाएगा या ये बन जाएगा ना, बस ये ब्रैकेट हो सकता है इधर का इधर हो जाए, और कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा यहाँ दो ज्योमेट्रीज बन रही हैं, इसीलिए इस केस में भी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? 2, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, क्योंकि एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम, और इस वाले केस में भी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, स्ट्रक्चर ठीक इसी तरह से आप बना सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू BC, विथ रिस्पेक्ट टू BC अगर मैं बात करूं तो यहां BC ऑपोजिट होंगे, मतलब यहां ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू BC, और इस वाले में B और C 90 पे आएंगे। ऐसा B और C 90 पे आएंगे, मतलब ये सेकंड वाला केस क्या बन जाएगा? सिस विद रिस्पेक्ट टू BC, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर। MA3B3 वेरी इंपॉर्टेंट केस, MA3B3 वेरी इंपॉर्टेंट केस। मैंने इसके बारे में आपको बोला था, फेशियल एंड मेरिडोइनल आइसोमर, याद आ रहा है कुछ ऐसा? फेक और मर आइसोमर बताया था, ठीक है। एग्जांपल देखें पहले तो, CONH3 thrice Cl3, CONH3 thrice Cl3। ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में फेक और मर हो, बट हमारे सिलेबस में A3B3 दोनों बराबर बराबर वाले केस में क्या दे रखा बेटा? फेक और मर। इसके अलावा इसके बाद में जहां A3 होता है उसमें भी फेक और मर बोल सकते हैं, बट ये मेंशन्ड है, इसी को ध्यान रखिए आप। देखिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले 3 ब्रैकेट लिए, 1 2 3, ठीक है, लाइन से बिछा दिया, A3 और B3, ये बन गया। अब क्या करना है? शफलिंग कर सकते हैं। शफलिंग करने के लिए थोड़ा इमेजिन करिए, अगर मैंने इस ए को, मैं बता रहा हूं अभी, ये नोट मत करना ये वाला केस, ठीक है ना, जो बता रहा हूं ये चेंज होगा। ए को फिक्स रखा, ठीक है, और इसमें से चेंज किया, इस बी को इस बी से चेंज कर दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बी से बी तो चेंज हो रहा है। या इस बी को इस बी से चेंज कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बी से ही तो चेंज हो रहा है। चलिए सर, चलो मान लो इसको तो फिक्स रखा है, इसमें बी को चेंज करके देख लिया, बी को चेंज करने से कोई फायदा नहीं हुआ, बी को ऐसे रहने दिया, इस ए को चेंज कर दूं। इस ए को अगर बी से चेंज करूंगा, समझना, तो यहां कौन आएगा? बी, और यहां कौन जाएगा? ए। तो यहां आएगा बी और यहां आएगा ए। तो बेटा ये और ये तो सेम ही है ना। क्या क्या सेम है? ए बी बी, ए बी। आ गई बात समझ में? सेम ही है। तो अब क्या करें? तो इसमें ध्यान रखना, मुझे पता है इसीलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, आप ट्राई करके देखेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या, तो इसको ए बी को फिक्स कर देता हूं मैं, इस वाले ब्रैकेट को। मैंने पहले इसको फिक्स करके जो जो कॉम्बिनेशन थे वो लगा लिए, उनमें से कोई भी
नहीं आएगा नया कॉम्बिनेशन, वो सब रिपीट होंगे। तो मैंने ए बी को फिक्स करा। अब ए और बी बी को चेंज कर दूं तो ऐसा आ जाएगा, ए से बी को चेंज कर दिया तो ए बी आ गया। अब देखो तीनों ए बी बराबर बराबर है ना, तो ए बी और एक बार ए बी और ए बी, ये दो केस बन सकते हैं, इसमें केवल दो ही केस बनेंगे, ठीक है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जब हम बात करेंगे ना तो GI विल बी 2। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप दिमाग लगाओ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप दिमाग लगाओ, क्या इस पहले ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस। या किसी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस। मतलब ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला केस। सेकंड को देखो, क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? नहीं। क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? नहीं। क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? नहीं। पर क्या दो ब्रैकेट सेम है? यस, ए बी। इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये दोनों ज्योमेट्रीज जो हैं ये क्या रहेंगी बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों ज्योमेट्रीज क्या रहेंगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। जो नाम है इसका फेशियल और मेरिडोइनल आइसोमर, ये क्यों बोला जाता है? फेक आइसोमर या मर आइसोमर क्यों बोला जाता है, किसे बोला जाता है, वो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैं बना रहा हूं यहां पर मेटल लिया M, 1 2 3 4 5 6, ध्यान समझना, 1 2 3 4 5 6। ए ऑपोजिट बना दिया, ए और ए ऑपोजिट बना दिया, ए बी ऑपोजिट बना दिया, ए बी ऑपोजिट बना दिया और बी ऑपोजिट बना दिया, ठीक है। ये पहला वाला केस बना दिया मैंने, ठीक। दूसरा वाला केस देखें, दूसरा वाला केस देखें, ये मेटल आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया। अब ए बी ऑपोजिट बना दें, ए के ऑपोजिट में बी, ए के ऑपोजिट में बी और ए के ऑपोजिट में बी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना और 3D में इमेजिन करिएगा, ठीक है। इस वाले केस को देखो, ये ए से कितने एंगल पे बेटा? 90। ये ए इस ए से कितने एंगल पे है? 90। और ये ए इस ए से कितने एंगल पे? 90। सारे ये दोनों या ये दोनों, सारे ए एक दूसरे से कितने पे है? 90 90 90। सिमिलरली ये बी इस बी से 90, ये बी इस बी से 90 और इवन ये बी इस बी से 90। मतलब तीनों सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे से 90 पे है, तीनों सेम टाइप के लिगेंड एक दूसरे से 90 पे है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसको जरा 3D में इमेजिन करना, 3D में इमेजिन करना बेटा। ये जो ए है और ये जो बी है, ये तो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर हो गए, और ये ए बी प्लेन पर आएंगे। अब इमेजिन करना, थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। मेटल है, ठीक है, ये ए और ए, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, है ना। आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। एक ए आगे, एक ए पीछे, ये रहा, एक बी आगे और एक बी पीछे, एक ए ऊपर और एक बी नीचे। अब आप देखो, यहां ए है, यहां ए है और यहां ए है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाता था? ऑक्टा का मतलब होता था 8 और हेड्रल का मतलब होता था फेसेस। याद आ रहा है कुछ? फेशियल, फेसेस। तो ये जो ए है, ये जो ए है और ये वाला जो ए है, इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। क्या एक फेस बन रहा है ऐसा? यस, ठीक है। 8 फेसेस याद करो, मैंने पहले बताया था आपको, 1 2 3 4 और ऐसे ही नीचे 5 6 7 और 8 फेस बनते थे टोटल। क्या ये तीनों ए आपस में एक ही फेस पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं। और अगर सेम फेस पे सारे लिगेंड, सेम टाइप के लिगेंड सेम फेस पे आ जाए, इवन ये बी देखो आप, ठीक है ना, ये और ये भी किस पे आएंगे बेटा? सेम फेस पे। अगर सेम फेस पे ए या बी आ जाए या सेम टाइप के लिगेंड सेम फेसेस पे आ जाए, एक फेस पे आ जाए सारे सेम लिगेंड, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फेशियल आइसोमर। क्या बोलते हैं बेटा? फेशियल आइसोमर, ठीक है ना, फेक आइसोमर। या आप सीधा सा 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहे तो सारे सेम टाइप के लिगेंड अगर 90 पे हो, सेम टाइप के लिगेंड 90 90 90 पे हो, फेक आइसोमर। यहां देखो, ये ए 90 पे है, ये ए 90 पे है, लेकिन ये वाला ए और ये वाला ए 90 पे नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेम फेस पे नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। इस पे भी देखो, बी और बी 90, बी और बी 90, लेकिन बी और बी 90 नहीं है। तो अगर सब 90 पे आ जाए सेम टाइप के तो फेक आइसोमर, और सब 90 पे ना आए तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? मेरिडियनल आइसोमर। याद करें, सोशल वगैरह में, ईवीएस वगैरह में
है ना, मेरिडियन लाइन वगैरह पढ़ते तो ऑपोजिट वाला, ठीक है। तो ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेरिडियोनल आइसोमर। तो एक फेक आइसोमर, एक मेरिडियोनल आइसोमर, कंडीशन बता दी, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे क्योंकि दोनों में पीओएस प्रेजेंट है, सिमेट्री अवेलेबल है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट केस ले रहे हैं MA3B2C। अभी तक कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आया, याद करें OI कब आता है, जब A3 होता है और बाकी तीनों लिगेंड BCD अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके केसेस ड्रॉ कर ले बेटा, 1 2 3, ये 3 लिगेंड्स के लिए हमने जगह बना ली यहां पर। अब A3B2C ये बन गया, ठीक है। अब चेक करिए और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। इस AA को फिक्स कर दिया, ठीक है, और AB और BC में इस A को फिक्स रखा और इस B को चेंज करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर C को B से चेंज कर दूं, B और C को चेंज कर दूं तो चेंज आ जाएगा। क्या ये और ये आपस में सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। क्यों? A सेम रहा, यहां पर कहीं पर भी B साथ में नहीं है, बट यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा, B और B साथ में देखने को मिल रहा है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखें इसके बाद देखें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर मैं AA को फिक्स रखता हूं, सुनना मेरी बात, है ना, AA को फिक्स रखता हूं और अभी मैंने B को C से चेंज किया, B को B से चेंज करने में कुछ नहीं हो रहा था। अब अगर मैं A को चेंज करूं B से, A को चेंज करूं B से, तो यहां वापस से B हो जाएगा और या AC होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर A को C से चेंज कर दूं, A को C से चेंज कर दूं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे सपोज मैंने पहले AA को फिक्स रखा, अब मैं AB को फिक्स कर देता हूं। किसको फिक्स कर देता हूं? AB को। ये वाला ब्रैकेट मैंने फिक्स कर दिया, फर्स्ट वाले में से ही सॉल्व करते जाए। अब जो बचे हुए दो ब्रैकेट है उसमें शफल करो। इस AA का A फिक्स कर दिया, इस AA का A फिक्स कर दिया, इस A को इस B या C से चेंज कर दो। सपोज मैंने B से चेंज किया तो यहां AC आ जाएगा। अब चेक करिए, AB AC, AB दो बार AB यहां भी नहीं है, दो बार AB यहां भी नहीं है, मतलब ये एक नई ज्योमेट्री आपको मिल गई। क्या मिल गई बेटा? नई ज्योमेट्री मिल गई। क्या मिल गई? नई ज्योमेट्री मिल गई, ठीक है ना। अब ये नई ज्योमेट्री मिलने का मतलब क्या हो गया कि एक नया GI आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप कुछ और ट्राई करेंगे तो कुछ नया कंडीशन यहां पर नहीं बनने वाली, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब ऑप्टिकल आइसोमर की बारी आती है। स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं डायगोनली ऑपोजिट करके। OI की बात करें, चेक करिए, क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस, मतलब ये वाली ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? यस, मतलब ये ज्योमेट्री भी क्या हो गई? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम है? नहीं, नहीं और नहीं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या नहीं है? है, इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि दो ब्रैकेट सेम है। तो दो कंडीशन होती है, या तो एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम या दो ब्रैकेट सेम, मतलब यहां पर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल रहा। 6th वाला केस MA3B2C GI3 OI0। याद करें, देखें पीछे वाले केसेस हमने टेबल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। MA3B2C ये वाला केस है, GI3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया, इसके बाद से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आने लगेगा। चेक करते हैं आगे, ठीक है। 7th केस MA3BCD। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा ताकि स्पेस मिल जाए। चलिए MA3BCD, ठीक है, ये हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। 3 ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है। A3BCD AA ABCD ये बन गया। एक ब्रैकेट को फिक्स रखा, AA को फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा। अब याद करो, ये दो ब्रैकेट मिलके क्या बन रहे थे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में MABCD पढ़ा था, यस, उसके 3 GI बने थे। एक बार A के ऑपोजिट में B, एक बार A के ऑपोजिट में C, एक बार A के ऑपोजिट में D। वही यहां पर अप्लाई होगा, ठीक है ना। देखिए A के ऑपोजिट में C, तो ये B और D आ गया। AA को फिर से फिक्स रखा और A के ऑपोजिट में किसको रख दिया? D, और यहां B और C आ गया। ये 3 केसेस बन गए। आप चेक कर लो इनको, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। यहां AA तो फिक्स है, A के साथ B है, A के साथ C है, A के साथ D है, तीनों अलग हो गए। अब एक बार क्या, 3 A है तो तीनों A को एक एक ब्रैकेट में रख दो। A A A, ठीक है, और एक बार A के साथ B C और D, ये केस बन जाएंगे। आप देखो ये तीनों से अलग है क्योंकि इनमें A कॉमन था, इसमें कहीं पर भी A कॉमन नहीं है। तो ये टोटल कितने ज्योमेट्रीज बनेंगी इसकी? 4, जो हमने पीछे देखा भी था टेबल में। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात आ रही है। क्या एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम? मतलब पहली वाली ज्योमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव,
एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या दो ब्रैकेट सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो केस है ना, ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या यहां पर OI शो होगा? यस। सुनना मेरी बात ध्यान से, अब जो बोल रहा हूं, क्या यहां OI शो होगा? यस। ठीक है। अब OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप जानते हो कि उसे D और L फॉर्म में बांटा जाता है। किस फॉर्म में? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। ठीक है ना। तो वैसे इसी के लिए पहले वाले के ये जो एक ऑप्टिकल, बाकी तीन तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना। ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे। GI कितने? 4। OI की बात करो, ये वाली ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। तो इसके दो केसेस बनेंगे, एक D और एक L, दो फॉर्म बनेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ OI कितने लिख देंगे? 2। नंबर ऑफ OI कितने लिख देंगे? 2। नंबर ऑफ OI कितने लिख देंगे? 2। सुनना, एक और चीज पूछी जाती है एग्जाम में, स्टीरियो आइसोमर। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सपोज ये केस आपको दिया MA3BCD और क्वेश्चन पूछा कितने GI हैं? 4। कितने OI हैं? 2। ठीक है। कितने स्टीरियो आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप ही तो है GI और OI, तो दोनों को ऐड कर दें। तो ऐड कर दें तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। गलत। अरे सर आपने तो यही लिखा है और यही मतलब होता है। इसका मतलब है नंबर ऑफ GI + OI। यस, ऐसे ही होता है, लेकिन ध्यान से सुनो, GI + नंबर ऑफ OI अपॉन 2 लेना है। क्या लेना है? GI + नंबर ऑफ OI अपॉन 2। अगर सिर्फ GI पूछे तो 4, सिर्फ OI पूछे तो 2। ठीक है। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो OI का क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा उसके ऊपर डिस्कशन करता हूं। तो ये 2 को जब हाफ करूंगा तो कितना आएगा? 1। तो इसके नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गए 5। क्यों ऐसा किया? सुनना, ये जो लास्ट वाला ऑप्टिकली एक्टिव वाला है ना बेटा, ध्यान से इमेजिन करना है ना, 3 GI है और ये चौथा GI भी तो है, GI। इसके दो फॉर्म बनेंगे, D और L। उस D या L में से कोई एक फॉर्म आप ऑलरेडी GI में काउंट कर चुके हो। किसमें काउंट कर चुके हो? GI। और वो GI भी तो स्टीरियो आइसोमर ही है, GI भी तो स्टीरियो आइसोमर ही है। और उसी को आप OI में भी काउंट कर रहे हो, वो भी तो स्टीरियो आइसोमर है। तो एक ही टाइप की 2 बार काउंटिंग हो गई है, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? हाफ। सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर पूछेगा तो इसका D फॉर्म भी बनेगा और इसका L फॉर्म भी बनेगा। लेकिन आप उसमें से D या L में से, मैं मान ले रहा हूं D को, तो उस D को आपने GI में भी काउंट करा है, तो उस GI को भी आपने स्टीरियो आइसोमर में काउंट कर लिया, और उस D फॉर्म के OI को भी आपने स्टीरियो आइसोमर में काउंट कर लिया। तो सेम ज्योमेट्री को आप 2 बार काउंट कर चुके हो, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा? OI में हाफ। सुनना फिर से, GI पूछे सिर्फ 4, OI पूछे 2, D और L दोनों काउंट होंगे। पर जब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछेगा, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो GI + OI/2 करेंगे। OI/2 क्यों किया? ताकि वो जो एक फॉर्म हम GI में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं स्टीरियो आइसोमर के फॉर्म में, उसको हमें वहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये टोटल 5 केसेस बन जाएंगे स्टीरियो आइसोमर्स के। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू हो गया। इसके बाद के जितने भी केसेस हैं उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये, मैंने आपको बोला था बस मैक्सिमम यहीं तक क्वेश्चन आते हैं, इसके आगे के नहीं आते, बट हम एक आध और केस समझ ले रहे हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे MA2B2C2, ये नेक्स्ट केस है। GI तो दिखा ही रहे थे, OI दिखाना पिछले केस से चालू हो गए, तो ये भी OI दिखाएगा। केसेस आपके सामने ऑलरेडी बने हुए हैं, देख लीजिएगा। AABBCC, AABCBC, BBACAC, ट्राई करके देखिएगा इसे। ये कंडीशन आ गई बेटा। इनमें से सिस और ट्रांस की बात करें, है ना, तो ट्रांस AA, BB और CC सेम टाइप के हिसाब से ट्रांस, और इसको क्या बोलेंगे? सिस, क्योंकि 2 सेम लिगेंड 90 पर होंगे यहां पर। ठीक है। तो सिस। अब टोटल GI कितने हो गए? 5, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? 5। OI की बात करें, OI की बात करें, ध्यान से देखना। सेम लिगेंड OI नहीं दिखाएगा, सेम लिगेंड OI नहीं दिखाएगा, सेम लिगेंड OI नहीं दिखाएगा, सेम लिगेंड OI नहीं दिखाएगा। लिगेंड सेम नहीं है, लिगेंड सेम नहीं है, लिगेंड सेम नहीं है, और 2 ब्रैकेट भी सेम नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, OI दिखाएगा। और इसके कितने फॉर्म बनेंगे? 2, D और L, है ना। तो OI कितने बनेंगे? 2। ये हो गया। इंडिविजुअली अगर इसके बारे में पूछे कितने GI? 5, कितने OI? 2। लेकिन जब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछेगा स्टीरियो, तो कितने हो जाएंगे? 5। GI + OI/2, 2/2 1, है ना। तो 5 + 1 6। आगे बात समझ में? ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई मोनोडेंटेट के केसेस की। बाकी टेबल में 3 और एंट्रीज है, वो आप ट्राई कर लेंगे।
अब हम बात कर रहे हैं मोनोडेंटेट के बाद बाइडेंटेट लिगेंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बाइडेंटेट लिगेंड्स की। एक खास बात और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, वो टेबल आप देख ले, ये देखिए ये टेबल है ना, जीआई तो एज इट इज रहेगा, ओआई पूछा तो इस वाले केस में हमने देखा था कितने Y2, इसमें कितने Y2, इसमें कितने OI है बेटा 4, 12 और 30, ये क्वांटिटी OI की। लेकिन जब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछेगा, क्या पूछेगा? स्टीरियो आइसोमर्स, तो GI प्लस OI बाय 2, OI बाय 2। OI ऐसे इंडिविजुअली पूछेगा तो यही है, पर अगर इसके साथ ऐड करके स्टीरियो आइसोमर बनाना होगा तो OI का हाफ करेंगे, OI का हाफ करेंगे सभी का, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। मोनोडेंटेट के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। बाइडेंटेट में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट हम केवल 4-5 केसेस पढ़ेंगे जिनसे नीट में, एम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ खास बातें आपको बता दे रहा हूं, ओआई में कैसे, यहां पर बाइडेंटेट में कैसे अप्रोच रहेगा, ठीक है। याद करें 1 2 3 4, ये आ गया 5 6, ठीक है। ये डॉटेड लाइन ऊपर और नीचे वाली प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में आपको बताया था कि एक बाइडेंटेट के दोनों एटम कैसे आएंगे? पास पास, पास पास लगा सकते हो 90 पे। पास पास का मतलब था 90 डिग्री, है ना। जैसे EN बाइडेंटेट है तो ये यहां इस पोजीशन पे है ना, ऐसा बना देता हूं, ओपन बना देता हूं ताकि समझाना आसान है। EN है बाइडेंटेट तो ये यहां और यहां लग सकता है 90 पे, या EN बाइडेंटेट है यहां लग सकता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। पर EN का जो बाइडेंटेट है वो ऐसे नहीं लग सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 180, ठीक है। या फिर देखें M आ गया, EN ऐसे लगा सकते हो एडजेसेंट पे, EN ऐसे लगा सकते हो एडजेसेंट पे, EN ऐसे लगा सकते हो एडजेसेंट पे ना। तो ध्यान रखना EN ऐसे ऑपोजिट नहीं लगेगा, एडजेसेंट पोजीशन पे लग जाएगा। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात समझे, यहां पर GI तो हम इसी तरह से, वहां पर क्या करते थे, एक को फिक्स करते थे, दूसरे को फ्लिप करते थे, याद आ रहा है कुछ ऐसा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर में बताया था, वैसे ही यहां पर भी होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के स्क्वायर प्लेनर में तो प्लेनर था, इसलिए वहां OI था नहीं, POS हमेशा था। यहां पर अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब मोनोडेंटेट के केसेस देखे तो मैंने आपको OI चेक करने के लिए क्या बताया कि 3 ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट के दोनों लिगेंड सेम हो या 2 ब्रैकेट सेम हो जाए तो OI नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहां पर कैसे चेक करेंगे बाइडेंटेट में? सुनना मेरे बात, बाइडेंटेट में कैसे चेक करेंगे? जब दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आएंगे, ये सामने है ना, बिल्कुल सामने, दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ जाएं, इसका मतलब है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या बोला मैंने? दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये देखो, ये एक बाइडेंटेट है, इसके ठीक सामने यहां कोई बाइडेंटेट है क्या? नहीं, जुड़ा होना चाहिए ऐसे ना। ये भी बाइडेंटेट है, EN ऐसे जुड़ा है, पर इसके ठीक सामने कोई जुड़ा है क्या? यहां नहीं। ये EN बाइडेंटेट है, इसके ठीक सामने यहां कोई जुड़ा है क्या? नहीं। तो अगर दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आए तो वहां POS मिल जाएगा, कट जाएगा, प्लेन कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने नहीं आए, इसका मतलब है वहां पर वो केस क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच समझ लीजिए। दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ जाए, क्योंकि हमें जो केसेस आएंगे यहां पर मिलली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बाइडेंटेट में, वो ऐसे ही आते हैं जहां कम से कम 2 बाइडेंटेट या 3 बाइडेंटेट आते हैं ना। एक वाला भी हम देखेंगे, वो तो इजी हो जाएगा, बट 2 बाइडेंटेट या 2 से ज्यादा बाइडेंटेट आते हैं। तो अगर 2 बाइडेंटेट ठीक आमने सामने आ गए तो वहां पर प्लेन मिल जाएगा, सिमेट्री मिल जाएगी आपको, है ना। तो वहां ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर 2 बाइडेंटेट आमने सामने ना आए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको, देखिएगा। फर्स्ट केस MAA A4 के बदले में या B4 लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरह का केस आ गया, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और 4 सेम टाइप के मोनोडेंटेट, नो OI नो GI। क्या है कंडीशन, देखते हैं, ठीक है। कैसे हुआ कंडीशन बताता हूं आपको, देखिए बेटा। M लिया, ये 4 पोजीशन, 5वीं और 6ठी पोजीशन, ठीक है। एक बाइडेंटेट के दोनों एटम कैसे आ सकते हैं? पास पास। तो ये AA ले लिया सपोज मैंने, EN टाइप का, ये ऐसे जोड़ दिया, और 4 मोनोडेंटेट B और B। इसके अलावा आप और कुछ पोजीशन लगा ही नहीं सकते। आप बोलोगे सर इस AA को यहां ज्वाइन कर दो, कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। AA पास में और चारों B में से आप पोजीशन देखोगे तो चारों B लाइन से आएंगे। भाई दोनों A को यहां ज्वाइन कर दोगे तो बचे हुए 4 पोजीशन पे लाइन से आ जाएंगे। मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना।
इसका मतलब ये होगा कि यहां पर कोई नई ज्योमेट्री नहीं बन सकती, इसीलिए नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। और क्या दो सेम लिगेंड्स आमने सामने है? यस। तो अपन इस प्लेन को कट कर देंगे ऐसे, सैंडविच प्लेन, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको यहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है MEN NH3 या Cl4 टाइप का, है ना, इस तरह का केस बनेगा इसमें। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, सेकेंड केस इसी में आएगा। चलिए देखिए सेकेंड केस, MAA A2B2, MAA A2B2, A2B2 को मैं B2C2 कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? B2C2, ताकि AA में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बाइडेंटेट सिमेट्रिकल, दो मोनोडेंटेट अलग अलग टाइप के। ठीक है, एग्जांपल ये MAA B2C2। ठीक, अब इसको ट्राई करिए। पहला स्ट्रक्चर आ रहा है, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, EN आ गया। ठीक है, एग्जांपल दिया। अब जो B2C2 है ना, इसमें खेल होगा। कैसे? देखो, यहां पर दोनों B पास पास और दोनों C पास पास, इसको भूल जाओ। B और B के रिस्पेक्ट में या C और C के रिस्पेक्ट में देखो 90 पे क्या बनेगा? सिस। अब एक बार दोनों, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको तो आप कहीं भी ज्वाइन कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। NH3 अभी 90 पे, अगले केस में NH3 180 पे, और एक केस में Cl 180 पे कर सकते हैं। देखिए EN एज इट इज रहा, NH3 180 पर Cl 90 पे है बेटा, तो ये NH3 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? ट्रांस। और ऐसे ही NH3 90 और Cl 180, तो ये ट्रांस है विद रिस्पेक्ट टू Cl। आ रही बात समझ में? तो विद रिस्पेक्ट हम बता सकते हैं कौन सिस कौन ट्रांस होगा। अब देखो तीन केसेस बन गए, तो क्या ये GI शो कर रहा है? यस, इट इज शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए आपके सामने, बने हुए तीन। ठीक है, OI देखो, क्या दो सेम लिगेंड आमने सामने है? क्या नहीं। क्या दो सेम लिगेंड आमने सामने? यस, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या दो सेम लिगेंड आमने सामने? क्या? यस, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्रॉस का मतलब इनएक्टिव है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें से आप किसी को भी कट कर दोगे तो बाकी सारे जो पोजीशन है वो अलग है। इस प्लेन को काटोगे तो ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, इन चारों के प्लेन को काटोगे तो ये मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब यहां पर मिरर इमेज नहीं मिलेगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसके सिस और इसके डी और एल फॉर्म बनेंगे। OI में डी और एल फॉर्म बनेंगे, पर जब टोटल देखोगे तो उसको हाफ लेना पड़ेगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं MAA3। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। मैंने बोला आपको बहुत ही कम केसेस है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो MAA3 है ना, ये बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है तीनों। MEN3 नो GI बट शो OI। देखें इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये एक बाइडेंटेट है, सपोज EN है, इस तरह से जुड़ गया, EN है, इस तरह से जुड़ गया, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, है ना, ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जुड़ गया, और ये EN है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जुड़ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्योंकि AA है, EN है, AA है, देखें ऐसे ध्यान से समझे। M आ गया, ये 6 पोजीशन आ गई, AA, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, A और A है, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, A और A है, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास। अब आप एक को फिक्स रखो, दूसरे को शफल करो, करते रहो शफल, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकल है, A और A, शफल करते रहिए, कोई फर्क नहीं आएगा। इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन ऑप्टिकल के लिए क्या कंडीशन बोली थी? क्या यहां पर दो या दो से ज्यादा बाइडेंटेट है? यस, जब भी दो या दो से ज्यादा बाइडेंटेट हो तो दो बाइडेंटेट अगर ठीक आमने सामने आएंगे, इसको देखो, इसके ठीक सामने यहां कोई है क्या? नहीं। इसको देखो, इसके ठीक सामने यहां होगा, इसका ऑपोजिट है ना, कोई भी नहीं है। इसके ठीक सामने यहां कोई है क्या? नहीं। तो अगर, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप, अगर दो बाइडेंटेट आमने सामने नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये वाला जो केस है ना, ये क्या शो करेगा बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस केस में GI तो 0 लेकिन OI है, और OI देखो D और L बनेंगे, इसका मतलब है कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे? 2 ऑप्टिकल आइसोमर। टोटल आइसोमर पूछे, इस बार OI का आधा मत करना, इस बार OI का आधा मत करना, क्योंकि आपने GI 0 लिया, मतलब इसको काउंट नहीं किया पहले आपने, है ना, तो इसलिए D और L दोनों हो जाएंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट केस पे। MAA B2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है।
पूरी हिस्ट्री में अगर बाइडेंटेट की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन ही ये है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ना, एनसीईआरटी में गिवन केस है। चलिए इसमें देखें आंसर्स आपको दिए हुए हैं, बट हम ट्राई कर रहे हैं। MAA2B2 क्या क्या बन सकता है, चेक करिए बेटा, है ना, 6 बना दिए। एक दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है और दो सेम मोनोडेंटेट है। बेटा एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास और बचे हुए दो मोनोडेंटेट। याद रखना बी और बी को ज्वाइन मत कर देना, मोनोडेंटेट है। इसका और कोई केस हो सकता है क्या? यस बिल्कुल हो सकता है। क्या केस हो सकता है? देखिए एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, ठीक ए की तरह ए, लेकिन बेटा बीबी को पास रखना जरूरी है क्या? अरे बीबी को पास रखना जरूरी है क्या? नहीं, दूर भी रख सकते बेटा, यहां रख दो बी, यहां रख दो बी, ये जुड़े हुए थोड़ी है। पर इसके बाद भी क्या बचा हुआ सेकंड बाइडेंटेट पास पास एटम आ रहे हैं? यस। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है ना। इसमें बी और बी के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो ये सिस आइसोमर कहला देगा, और बी और बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ये ट्रांस आइसोमर कहला जाएगा। ठीक है, अब देखो दो बाइडेंटेट है ना, मैंने बोला था दो या दो से ज्यादा बाइडेंटेट वाले केस है ना। दो बाइडेंटेट है, क्या दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने है क्या? नहीं, इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने है बेटा? यस। और वैसे भी बी और बी भी सेम है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। बात सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट लिख भी लेना नोट बना के ऊपर। क्या? इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेन्स टू और more bidentate ligands, two or more bidentate ligands, then if two bidentate ligands are just opposite to each other, in front of each other, then it will be optically inactive. ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, if an octahedral complex contains two bidentate ligands, if an octahedral complex contains two bidentate ligands, then its transform, कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्म एक साथ मत लिखना, ट्रांसफॉर्म इज इनएक्टिव। ट्रांस मतलब ऑपोजिट, और ऑपोजिट में तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो ही जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये कंडीशन आ गई। चलिए ये दो तो इसके जीआई हो गए, देखें टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये एक्टिव है वो इनएक्टिव है, तो इस एक्टिव वाले के दो फॉर्म बनेंगे डी एंड एल। ठीक है, पर क्या इसको आपने जीआई में भी काउंट किया? यस। तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे माने जाएंगे? हाफ, जब टोटल लेंगे है ना, तो टोटल आइसोमर्स मानेंगे 3, 1, 2 और एक डीआईएल में से कोई एक फॉर्म आ जाएगा। चलिए ये लिखा हुआ, बाकी वो तो सब शो कर दिया मैंने आपको। अगला केस देखें, MAB3 टाइप का। MAB3 टाइप का अगेन कितने बाइडेंटेट है? दो या दो से ज्यादा, और इस बार एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। एसिमेट्रिकल बाइडेंटेट केवल एक ही था, और वो कौन था बेटा? ग्लाइसिनेटो। कौन सा था? ग्लाइसिनेटो। चेक करिए क्या कंडीशन बनेगी यहां पर। ठीक है, ये ले लिया ए बी और ए बी, एक बाइडेंटेट के दोनों एटम पास पास, दोनों एटम पास पास, दोनों एटम पास पास। ए से ए का एंगल 90, ए से ए का एंगल 90, ए से ए का एंगल 90, बी से बी का एंगल भी 90। इसमें एक और कलाकारी की जा सकती है, वो क्या? ए बी को एज इट इज रखा, ठीक है, ए और बी को एज इट इज रखा, और ए बी को फ्लिप कर दिया है ना, दो को फिक्स रख के तीसरे को फ्लिप कर दिया। ये फ्लिप होने के बाद आएगा। अब देखो ए और ए 90 पे, ए और ए 90 पे, लेकिन ए और ए 180 पे, तो चेंज आ गया। यहां सारे ए 90 पे, यहां ए 180 पे, तो कुछ चेंज आ गया, एंगल में चेंज आ गया एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है इसके ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2। ठीक है, और क्या दो बाइडेंटेट ठीक आमने सामने? नहीं, इसमें भी नहीं है। मतलब ये दोनों ही केसेस क्या रहेंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में जो बातें थी आइसोमर्स की, वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी टाइप बन सकता है, बट हमारे काम के नहीं है, तो आप इन्हीं पे फोकस रखें बेटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के क्वेश्चन भी देखे थे, 6 के क्वेश्चन है यहां पर बेटा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये MA5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है। टेबल में स्टार्टिंग के दो थे, MA6 MA5B, ये तो GI शो नहीं करते। ठीक है, ये भी MA6 टाइप है, तो ऑब्वियसली आंसर ये हो जाएगा MA3B3। फेक और मर आइसोमर इसमें आया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखें। विच ऑफ द कंपाउंड शो ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए ये वाला केस सबसे बहुत ही खास केस था, है ना। नो GI बट शो OI, है ना। जब भी
ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट शोज ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ही आंसर है बेटा MAA3। कौन सा आंसर है? MAA3। चलिए आ जाइए यहां पर MAA3 को ढूंढने की कोशिश करिए। ये पहला ही आंसर है MAA3 है ना, ये तो MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और ये MA6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो एक ही आंसर है यहां पर, ठीक है, दैट इज MAA3। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, शॉर्ट में OMC, OMG नहीं, क्या OMC, ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना, सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में जो हमने बातें करी उसी का रिवीजन एक तरह से होगा इसमें। ऑर्गेनो मतलब कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटालिक मतलब मेटल, नाम से समझ में आ रहा है, और कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड हो। क्या बोला मैंने? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड? बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड जहां कार्बन और जो सेंट्रल मेटल होगा उसके बीच में डायरेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब इसमें मेटल क्या क्या हो सकते हैं देखिए, कंपाउंड की डेफिनेशन देखिए, दोस कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल, मेटलॉइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेटल की यहां अलग अलग डेफिनेशन है। मेटल कौन है? पीरियोडिक टेबल में पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मेटलॉइड भी आ सकता है, या कार्बन, मेटल कहने का मतलब क्या है? इन दोनों में से अगर कार्बन का EN ज्यादा है तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये मेटलॉइड या मेटल है, ठीक है, और इसका EN कार्बन से कम है तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करने वाले को ही तो हम लोग मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। मेटल की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना, तो यहां मेटल भी आ सकता है, मेटलॉइड भी आ सकता है। ऐसे स्पीशीज जिसका EN कार्बन से कम हो, ऐसा मेटलॉइड भी यहां आ सकता है। मेटलॉइड के पास तो मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होती है, बट कार्बन से लेस EN वाला मेटलॉइड भी यहां काउंट हो सकता है। स्पेशली जो काम आएगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो बोरोन होगा, है ना। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है यहां पर, आप बस इसको ध्यान रखें। दोस कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मेटल, मेटलॉइड या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक बोरोन, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ध्यान सुनना। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। ध्यान से सुनना, है ना, आयनिक बॉन्ड वाले केसेस को नहीं लेंगे। जैसे मैंने लिखा CaCO3, दिस कंपाउंड इज आयनिक, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2। कार्बोनेट पे कितना चार्ज है? -2। यहां कैल्शियम और कार्बन है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन इनके बीच में बॉन्ड कोवेलेंट है या आयनिक? आयनिक। तो इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने लिख दिया NaCN, क्या लिख दिया? NaCN प्लस माइनस, आयनिक है, मेटल है, कार्बन है, बट बॉन्ड कोवेलेंट नहीं है। कौन सा है? आयनिक। मेटल और कार्बन के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तभी क्या कंसीडर करेंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और इसके ज्यादातर एग्जांपल आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आएंगे जो आपने पढ़े हुए होते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, R दैट कंटेन्स कार्बन, Mg तो मैग्नीशियम और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चलिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, 3 कैटेगरीज है। सिग्मा बॉन्डेड OMC, पाई बॉन्डेड OMC, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड OMC, ठीक है। लिगेंड्स याद करें, क्लासिकल लिगेंड्स, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, कुछ याद आ रहा है? उसी कैटेगरी में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल, पहला टाइप सिग्मा बॉन्डेड OMC। एग्जाम में डायरेक्ट एक क्या करता है कि एग्जाम में एक बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेशन काम की है, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन दे देगा विच इज सिग्मा बॉन्डेड OMC, और ऑप्शन दे देगा 4, है ना। ऑप्शन इसमें इनफाइनाइट हो सकते, तो हम सारे ऑप्शन तो डिस्कस नहीं कर सकते, एग्जांपल डिस्कस नहीं कर सकते, बस आपको कंडीशन समझनी है कि किसमें सिग्मा बॉन्डेड है, किसमें पाई बॉन्डेड है, किसमें बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड है। देखें, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन। सिग्मा बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमने बात करी थी मेटल और कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा होगा या पाई होगा, या सिग्मा पाई दोनों भी हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। पहला एग्जांपल टेट्राइथाइल लेड, शॉर्ट में आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में TEL भी बोलते हैं, टेट्राइथाइल लेड। इंपॉर्टेंट यूज भी याद रखेंगे, इट इज यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, नाम से समझ में पड़ रहा है। टेट्राइथाइल C2H5 टेट्राइथाइल लेड, Pb C2H5। स्ट्रक्चर सोचें कैसा बनेगा, तो Pb के साथ यहां C2H5, Pb के साथ यहां C2H5, Pb के साथ यहां भी C2H5 और यहां भी C2H5। अब कंडीशन देखें, क्या यहां पर मेटल और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है? मेटल और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है, 4 की जरूरत नहीं, एक भी हो जाएगा तो चलेगा।
मेटल कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है यस, और क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड है यस, और ये पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा या पाई, सिग्मा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को या ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट यूज, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल RMgx, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, आर आ गया, कोवेलेंटली बॉन्डेड मैग्नीशियम, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैलोजन है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं। इसमें कार्बन है आप जानते हैं, यहां मैग्नीशियम है तो मेटल हो गया, कार्बन हो गया, और कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है बेटा, सिग्मा टाइप का है, तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। फ्रैंकलैंड रिएजेंट सेम, RZnR, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डेड है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट यूज है ना, ये यूजेस लिखेंगे, काम आएंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, पॉलीथीन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो है इसको बोलते हैं बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए, इसका काम है नहीं, काम इसका है मेन, AlCH3 थ्राइस या AlC2H5 थ्राइस, ऐसा भी आ सकता है। तो बेटा इसमें क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम है उसके साथ जो CH3 या जो अल्काइल ग्रुप आपको दिया हुआ है वो इस तरह से जुड़ा होता है ना, तो ये कार्बन, ये मेटल और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और वो सिग्मा टाइप का है, इसीलिए सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसको बोला जाएगा। तो ये तो पहला कैटेगरी हमने समझा, एग्जांपल ढेर सारे हो सकते हैं, बोल रहा हूं फिर से, यूजेस नोट करके रखेंगे, काम आएंगे। आगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ध्यान से देखें, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें क्या एग्जांपल आएंगे, पाई आ गया मतलब नॉन क्लासिकल लिगैंड की तरफ आ गया। नॉन क्लासिकल में एक हमने पढ़ा था सिनर्जिक बॉन्डिंग पहले, और फिर एक पढ़ा था ईटा वाला केस। कौन सा केस पढ़ा था, ईटा वाला, याद आ रहा है कुछ, जहां पर पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड होते थे, कुछ याद आ गया, ठीक है। तो उसमें हमने दो एग्जांपल पढ़े थे, ज़ाइसेसॉल्ट है ना, ज़ाइसेसॉल्ट, और एक पढ़ा था हमने फेरोसीन, सैंडविच कंपाउंड, वो वाला केस जो ज़ाइसेसॉल्ट और फेरोसीन वाला जो केस है, उस कैटेगरी के जो एग्जांपल्स पढ़े थे वो यहां पर आएंगे बेटा। देखें, प्रेजेंस ऑफ पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगैंड है ना, नॉन क्लासिकल में फेरोसीन पढ़ चुके हैं, ज़ाइसेसॉल्ट पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल फेरोसीन की तरह क्रोमोसिन, फेरोसीन क्रोमोसिन, यहां बेंजीन है, ये भी सैंडविच कंपाउंड है। यहां पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल ऊपर ब्रेड, साइक्लोपेंटाडाइनाइल नीचे ब्रेड, बीच में Fe का मसाला, यहां पर बेंजीन ब्रेड, बेंजीन ब्रेड और क्रोमियम का मसाला, ठीक है। क्रोमोसिन फेरोसिन दोनों सैंडविच कंपाउंड है। मेटल है और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, और यहां मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कोवेलेंट। मेटल कार्बन, ठीक है, मेटल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई बॉन्ड का यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड OMC, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर देख चुके हैं। सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई, सिनर्जिक बॉन्डिंग, CO CnNO+, याद आ रहा है कुछ, वही सारे एग्जांपल है। सिनर्जिक बॉन्डिंग विद लोन पेयर डोनर, लोन पेयर मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देके, लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, मेटल और लिगैंड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देके सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इससे फिर मेटल पे डेंसिटी बढ़ जाती थी, मेटल बोलता था अबे तूने मेरे को दिया, मेरे पे बढ़ गया नेगेटिव चार्ज, तू भी ले लेता था, पाई बॉन्ड, तो सिग्मा एंड पाई। और ये हमारे केस में CO CN- वगैरह जो होते थे वो सब केस आ जाते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल मेनली हमारे सिलेबस में मेटल कार्बोनिल काम में आता है। तो ये देखें, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बन मेटल कार्बन मेटल कार्बन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मेटल कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक, मेटल कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक, बट इसमें सिग्मा पाई दोनों बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा पाई, देयरफॉर दिस इज नोन एज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। अब देखें अगली जो कंडीशन है, हाउ टू चेक OMC, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड चेक करने हैं, ठीक है। देखिए, कार्बन मेटल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आ गया, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या नहीं है। मेटल एल्काइल ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक है, मेटल कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक है, कार्बन है मेटल है लेकिन आयनिक है, CH3COONA, OMC नहीं है, ये भी उसी कैटेगरी का, OMC नहीं है। AS CH3 थ्राइस ऑर्गेनोमेटालिक है ना, PCH3 थ्राइस की तरह AS CH3 NaCN आयनिक है, CaC2 आयनिक है, कैल्शियम कार्बाइड ऐसे टूटता है, Ca2+, C2+, मेटल है कार्बन है लेकिन आयनिक बॉन्ड है, मेटल और कार्बन है लेकिन आयनिक बॉन्ड है, तो ये काउंट नहीं होंगे ऑर्गेनोमेटालिक में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है किस तरह से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को चेक करना होता है।